कई साल पहले बसंतपुर नाम का एक हरा भरा गांव हुआ करता था। इस गांव में राधेश्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। राधेश्याम मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे थे। राधेश्याम सेठ मुरलीधर के लिए जंगल से लकड़ियां काटने का काम करता था। सेठ मुरलीधर उसे मेहनत के बदले कुछ पैसे देता था, जिससे राधेश्याम का परिवार चलता था। राधेश्याम, अब तो हालत ऐसी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मोहन और रानी की स्कूल की फीस बाकी है और बाजार में सब्जियों के दाम तो जैसे आसमान छू रहे हैं। तुम्हें सेठ मुरलीधर से साफ साफ कहना होगा कि अपनी तनख्वाह बढ़ाए। हाँ कमला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम तो जानती हो सेठ मुरलीधर कितना कंजूस है। फिर भी मैं आज उनसे बात करूंगा, शायद वो मेरी मेहनत को देखकर कुछ रहम करें। पिताजी, अगर आपकी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या आप मुझे नई किताबें दिलवाएंगे? और मुझे एक नया स्कूल बैग। मेरा पुराना बैग तो फट गया है। हाँ मेरे लाडलों, अगर सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ाई तो मैं तुम दोनों के लिए सब लाऊंगा। अब मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। राधेश्याम अपने बच्चों को प्यार से देखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसके मन में एक डर था। सेठ मुरलीधर की चालाकी और कठोर स्वभाव उसे अच्छी तरह पता था। जंगल में लकड़हारों की कुल्हाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। राधेश्याम और उसका दोस्त हरिकिशन एक बड़े पेड़ की लकड़ियां काट रहे थे, लेकिन तनख्वाह का दिन होने की वजह से दोनों के मन में बेचैनी थी। राधेश्याम, आज तनख्वाह का दिन है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेठ मुरलीधर फिर कोई नया बहाना बनाएगा। पिछले महीने उसने मेरी आधी तनख्वाह काट ली, कहकर कि मैंने 2 दिन छुट्टी ली थी जब मेरी माँ बीमार थी। हाँ हरिकिशन, सेठ मुरलीधर की चालाकी तो सारा गांव जानता है। वो हमसे दुगुना काम करवाता है, लेकिन पैसे आधे देता है। मैंने तो सोचा था कि इस बार तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं, पर लगता है वो सुनने को तैयार ही नहीं होगा। भगवान करे एक दिन इस सेठ को उसकी लालच की सजा मिले। हम दिन रात मेहनत करते हैं और वो अपनी तिजोरी भरता रहता है। हरिकिशन, गुस्सा छोड़ो। सेठ भले ही लालची है, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए काम करना ही होगा। चलो काम खत्म करके तनख्वाह लेने चलते हैं। लकड़हारे दिन भर की मेहनत के बाद थककर चूर हो चुके थे। सूरज ढलने लगा था और वो सेठ मुरलीधर के गोदाम की ओर चल पड़े। सेठ मुरलीधर का गोदाम लकड़ियों के ढेरों से भरा था। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। उसका चेहरा चालाकी और आत्ममुग्धता से चमक रहा था। राधेश्याम और हरिकिशन उसके सामने खड़े थे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, कृपया हमारी तनख्वाह दे दीजिए। और सेठ जी, अगर आप थोड़ा मेहरबानी करें तो मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। मेरा परिवार बहुत मुश्किल में है। अरे राधेश्याम, तनख्वाह बढ़ाने की बात, अभी तो बाजार में लकड़ियों के दाम बहुत कम हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार तुम्हारी तनख्वाह और कम कर दूं। सेठ जी, ये गलत बात है। आपने कहा था कि 8 घंटे काम के 3000 रुपए मिलेंगे। मैंने पूरा महीना काम किया, फिर आप 2000 क्यों दे रहे हैं? ज्यादा बकवास मत कर हरिकिशन। तुमने बीच में 1 घंटा आराम भी तो किया था, वो समय मैंने काट लिया। 2000 लेना है तो ले, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मधुपुर में मेरे बिना तुम्हें कोई काम नहीं देगा। सेठ जी, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है, कृपया इस बार पूरे पैसे दे दीजिए। देखो राधेश्याम, मैं तुम्हें 2500 दे रहा हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखो। अगर काम करना है तो चुपचाप पैसे लो और जा। राधेश्याम और हरिकिशन के पास कोई चारा नहीं था। वो उदास मन से कम पैसे लेकर अपने घर लौट गए। रास्ते में वो सेठ की बेईमानी पर बात करते रहे। राधेश्याम, ये सेठ मुरलीधर 1 नंबर का बेईमान है। हमारी मेहनत का सारा पैसा वो अपनी जेब में डाल लेता है। हाँ हरिकिशन, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ के यहाँ काम के बाद कोई दूसरा काम ढूंढ लूँ, शायद इससे कुछ राहत मिले। राधेश्याम उदास मन से घर लौटा। कमला राधेश्याम के चेहरे पर निराशा देखी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जी? सेठ ने पूरे पैसे दिए? नहीं कमला, सेठ ने साफ मना कर दिया। कहने लगा
पैसे चाहिए तो 2500 लो, वरना कहीं और काम ढूंढो। मैंने तनख्वाह बढ़ाने की बात की, लेकिन उसने एक न सुनी। पिताजी, तो क्या अब मुझे नई किताबें नहीं मिलेंगी? और मेरा स्कूल बैग? मेरे लाडलों, उदास मत हो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मैंने सोचा है कि सेठ के यहाँ काम के बाद दूसरा काम ढूंढ लूँ, इससे कुछ ज्यादा कमाई होगी। बहुत अच्छा विचार है, तुम कोशिश करो, भगवान जरूर मदद करेंगे। राधेश्याम ने बच्चों को सुलाया और मन ही मन निश्चय किया कि वो अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगले दिन राधेश्याम सेठ के यहाँ काम खत्म करने के बाद दूसरा काम ढूंढने निकला। वो जंगल के एक अनजान रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे वो भागने लगा। हे भगवान, ये जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कहीं छिपना होगा। राधेश्याम ने इधर उधर देखा और पास ही एक अंधेरी गुफा दिखी। वो तेजी से उसमें घुस गया और सांस रोककर छिप गया। जब जानवरों की आवाजें दूर हो गईं, तब उसने राहत की सांस ली। आज तो मैं बाल बाल बचा। अगर वो जानवर मुझे पकड़ लेते तो मेरा क्या होता, लेकिन ये मैं कहाँ आ गया। राधेश्याम ने गुफा में इधर उधर देखा। गुफा पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी, जो गुफा के एक कोने में रखी थी। ये टोकरी यहाँ क्या कर रही है? लगता है किसी ने इसे यहीं छोड़ दिया। इसे घर ले जाऊंगा, कमला सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर लेगी। जैसे ही राधेश्याम ने टोकरी को छुआ, गुफा में एक जोरदार गूंज सुनाई दी। हवा में नीला धुआं उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। कौन हो तुम? और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मेरा नाम राधेश्याम है। मैं एक लकड़हारा हूँ। कुछ जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। मुझे ये टोकरी खाली दिखी, सोचा इसे ले जाऊं। मैंने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिए। डरो मत राधेश्याम, मैं एक जिन्न हूँ और इस गुफा की रक्षा करता हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है और इसमें केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश हूँ। आप मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप हैं कौन और ये गुफा इतनी रहस्यमयी क्यों है? मैं एक प्राचीन जिन्न हूँ जो इस गुफा में सैकड़ों सालों से रह रहा हूँ। मेरी नजर जिस पर पड़ती है, मैं उसका पूरा इतिहास देख लेता हूँ। तुम एक मेहनती और नेक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये टोकरी देना चाहता हूँ। टोकरी? लेकिन ये तो साधारण सी दिखती है। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई है। इसमें तुम जो भी चीज एक बार डालोगे, वही चीज बार बार इसमें आएगी। लेकिन सुनो, दूसरी कोई चीज इसमें नहीं डाल सकते। अगर ऐसा किया तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसे सोच समझकर और बिना लालच के इस्तेमाल करना। धन्यवाद महान जिन्न, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। राधेश्याम टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में ढेर सारे सपने थे। वो सोच रहा था कि अब वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। राधेश्याम रात को घर लौटा। कमला टोकरी देखकर हैरान हो गई। ये टोकरी कहाँ से लाए? तुम तो दूसरा काम ढूंढने गए थे ना? कमला, मेरी पूरी बात सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें ऐसी चीज डालनी होगी जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। कमला, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल से केसर की लकड़ी लाया था? वो बहुत कीमती थी, मैंने उसे तुम्हें रखने को दिया था। हाँ, वो लकड़ी अभी भी संदूक में रखी है। अगर हम उस केसर की लकड़ी को इस टोकरी में डालें तो ढेर सारी लकड़ियाँ मिलेंगी। हम उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब आसान हो जाएगा। कमला संदूक से केसर की लकड़ी लाई और उसे टोकरी में डाला। देखते ही देखते टोकरी केसर की लकड़ियों से भर गई। राधेश्याम और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी, ये टोकरी सचमुच जादुई है। अब हमें नई किताबें और बैग मिलेंगे न? हाँ मेरे लाडलों, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राधेश्याम अगले दिन सेठ मुरलीधर के यहाँ काम पर न जाकर बाजार गया।
उसने केसर की लकड़ियाँ सस्ते दामों में बेचनी शुरू की। आम लोग, दुकानदार और बड़े व्यापारी सबने राधे श्याम से लकड़ियाँ खरीदी। कमला, देखो आज कितने पैसे मिले, इनसे बच्चों की स्कूल की फीस भर दो और कुछ पैसे घर के लिए रख लो। अब जब हमारे पास ये जादुई टोकरी है तो तुम्हें सेठ मुरलीधर के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? मैं सेठ के यहाँ काम करने नहीं जा रहा। मैं तो हरिकिशन और बाकी लकड़हारों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो भी सेठ की लालच से परेशान हैं। अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं उनका भी भला करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम सब मिलकर काम करो तो हमारा पूरा गांव तरक्की करेगा। राधे श्याम जंगल में अपने दोस्त हरिकिशन और दूसरे लकड़हारों से मिला। उसने उन्हें जादुई टोकरी की बात नहीं बताई क्योंकि वो जिन्न की चेतावनी को याद रखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी योजना जरूर बताई। हरिकिशन, मैंने केसर की लकड़ियों का व्यापार शुरू किया है। तुम सब मेरे साथ काम करो। हम मिलकर लकड़ियाँ बेचेंगे और मुनाफा बराबर बांट लेंगे। सेठ मुरलीधर की बेईमानी से अब हमें डरने की जरूरत नहीं। राधे श्याम, तुमने हम सबकी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लकड़हारे राधे श्याम के साथ मिलकर काम करने लगे। राधे श्याम जादुई टोकरी से केसर की लकड़ियाँ लाता और सबको बराबर बांटता। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में राधे श्याम और उसके साथियों का व्यापार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हरिकिशन और बाकी लकड़हारों ने भी अपने परिवारों के लिए नए घर बनवाए। ये राधे श्याम ने क्या जादू किया? मेरे सारे लकड़हारे उसका साथ दे रहे हैं। मेरा कारोबार तो चौपट हो रहा है। सेठ मुरलीधर का कारोबार धीरे धीरे खत्म होने लगा क्योंकि कोई भी उसके यहाँ काम करने को तैयार नहीं था। उसकी लालच और बेईमानी उसे ले डूबी। दूसरी ओर राधे श्याम और उसके साथी दिन रात मेहनत करते और अपने गांव को खुशहाल बनाते। कमला, ये सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। जिनने सही कहा था, कर्म का फल हमेशा मिलता है। और तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राधे श्याम का परिवार और गांव के बाकी लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।